क्लासेस की रेंजेस के अंदर जो है जितने भी ऑब्जर्व पॉइंट्स लाई कर रहे थे उनको क्रॉस आउट करके उनकी काउंटिंग करके उनको यहाँ पे लिखा था, और टोटल जो हमारे पास डाटा था एम्प्लॉयज का, वो टोटल एम्प्लॉयज 50 थे हमारे पास। ठीक है, हमने ये फर्स्ट पार्ट उसका सॉल्व कर लिया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमें ये कहा गया था कि हमने अपने रॉ डाटा को जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिखना है। और ये मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी रॉ डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिखते हैं तो पहले पहले हम क्लास लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं? क्लास लिमिट जैसे एक क्लास आपकी 30 से 54, तो नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी 54 से स्टार्ट नहीं होगी, देयर विल बी अ गैप। वो गैप कितना होगा? फिर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें कोई डेसिमल नहीं है, आप देखें जितने भी हमारे पास रॉ डाटा के अंदर पॉइंट्स गिवन थे उसमें कोई भी डेसिमल नहीं था, विदाउट डेसिमल सारे पॉइंट्स थे। तो अगर इस किस्म का डाटा हो तो हम इनके बीच में वन का डिफरेंस देखते हैं, वन का डिफरेंस, वन का डिफरेंस, वन का डिफरेंस, वन का डिफरेंस। और अगर डेसिमल आ जाए तो वो फिर मैं इस एग्जांपल को जो है कंप्लीट करने के बाद आपको डिफाइन करूंगा कि अगर किसी डाटा के अंदर, रॉ डाटा के अंदर डेसिमल इंक्लूड हो जाए तो फिर हम उसको किस तरह से करेंगे, उनकी क्लास लिमिट को कैसे डिफाइन करेंगे, और उनके बीच में जो हमने गैप रखना होता है वो कितना रखें, वो फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। अच्छा, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को इक्वल इंटरवल के साथ। इक्वल इंटरवल का मतलब ये है कि हर क्लास का जो साइज है, जिसको हमने एच कहा था, एच का फॉर्मूला था रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, जो हमने लास्ट में डिफाइन किया था। जो हमने साइज ऑफ क्लास एच कंप्यूट किया था वो हर क्लास में सेम, इसको हम कहते हैं इक्वल इंटरवल्स। अच्छा, ये डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब एच की वैल्यू यहाँ पे 25 है, हो सकता है यहाँ पे 30 हो जाए, यहाँ पे 15 हो जाए, यहाँ पे 10 हो जाए, यहाँ पे 50 हो जाए। मतलब एच की वैल्यू सेम भी हो सकती है, एच की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। तो डिफरेंट वाला केस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको फिर हम डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि उसके फिर अलग टेक्निक है, उसके अलग फार्मूलाज हैं। ठीक है, हम सिर्फ इक्वल इंटरवल्स को उठाएंगे जिसमें एच आपका सेम होगा। और उसको मैंने सेव करने की लॉजिक आपको क्या बताई थी? सबसे लोएस्ट पॉइंट उठाएंगे डाटा का, और उसमें एच की वैल्यू, जैसे हमारे पास 25 आया था लास्ट टाइम, 25 को हम इसमें ऐड करेंगे, देन 25, 25, 25, 25, 25, और वहां तक ऐड करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट पॉइंट डाटा का हाईएस्ट पॉइंट ना आ जाए। फिर हमने क्या किया था, इन पॉइंट्स में से वन को माइनस करके अपर पॉइंट, वन को माइनस करके अपर पॉइंट निकलता, वन को माइनस करके अपर पॉइंट। तो अगर आप 30 से 54 यहां से अगर आप h की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर h की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, अगर डायरेक्ट आपके पास ये डाटा हो और वो आपसे एमसीक्यू में h की वैल्यू पूछ ले, तो h यहां से कैसे कंप्यूट करेंगे? तो h कंप्यूट करने के दो तरीके यहाँ पर। एक तरीका तो ये है कि आप लोअर को लोअर में से माइनस करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 25। अपर को अपर में से माइनस कर दें, ये आ जाएगा 25। ये काम आपने नहीं करना कि आप 54 को 30 में से माइनस अगर करेंगे तो वो 25 नहीं आएगा। ये काम नहीं करना आपने कि आप अगर h की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हाईएस्ट को लोअर में से माइनस नहीं करना। देखो वो आंसर 25 नहीं आ रहा, आप लोअर को लोअर में से माइनस करें
अपर को अपर में से माइनस करें, आपके पास एच आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर आपको +1 करना पड़ेगा। या आप सिंपल 30 से 54 तक, 30, 31, 32, 33, 34, 54, आप इन नंबर्स को काउंट करें। ये नंबर्स आपके पास टोटल 25 होंगे, 30 से लेकर 54। इन नंबर्स की तादाद जो होगी वो 25। तो अगर आपके पास कोई इस किस्म का डेटा गिवन हो एमसीक्यूज के अंदर और वो आपसे एच की वैल्यू पूछते, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच क्लास, एच को हम इंटरवल भी कहते हैं, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ ईच क्लास, तो आप या तो लोअर को लोअर में से माइनस करेंगे, अगर क्लास लिमिट्स हैं लोअर को लोअर में से माइनस करेंगे, अपर को अपर में से माइनस करेंगे, या अगर आपके पास एक ही क्लास गिवन है और क्लास लिमिट्स है तो आप हाईएस्ट में से लोअर को माइनस करके उस पर +1 करते हैं। ये तरीका है एच को कंप्यूट करने का। वैसे एच का अपना फार्मूला है, वो मैंने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ये एच का फार्मूला है, पर्टिकुलर फार्मूले। अगर ये हम फार्मूला उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास रॉ डेटा होगा, ताकि हम उसमें से लोएस्ट पॉइंट और अपर पॉइंट निकाल के उसका रेंज कंप्यूट कर सकें और फिर हम नंबर ऑफ क्लासेस को डिफाइन कर सकें कि हमारे पास पता हो कि हमारे पास डेटा के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं। हम फिर लॉग का फार्मूला यूज करके नंबर ऑफ क्लासेस को डिफाइन कर सकें, फिर दोनों को डिवाइड। ओके जी, ये चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब हम वही एग्जांपल जो है कंटिन्यू करते हैं, जिसके बी पार्ट में हमने ये लिखा हुआ था, वहां पर बी पार्ट के अंदर ये हमारे से पूछा गया था कि हम इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन करें, और बी पार्ट में ये कहा था कि अब हम इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। बी पार्ट में क्लास बाउंड्रीज का कहा था और क्लास मार्क का कहा था, जिसको मैंने एक्स लिखा था। तो अब हम ये दो कॉलम डिफाइन करेंगे फॉर पार्ट बी। ओके जी, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। अब हम आते हैं क्लास बाउंड्रीज की तरफ। एंड क्लास, ये हमारा बी पार्ट था। ओके, जैसे मैंने बताया आपको क्लास लिमिट क्या होता है, ए टू बी अगर कोई क्लास है तो नेक्स्ट क्लास सी से स्टार्ट होगी, मतलब उसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी, फिर नेक्स्ट क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी। और इसके करस्पॉन्ड क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, अगर एक क्लास ए टू बी है तो नेक्स्ट क्लास बी से सी होगी, नेक्स्ट क्लास सी से डी होगी, नेक्स्ट क्लास डी से ई होगी। मतलब जिस पॉइंट पे आपकी एक क्लास एंड हो रही है नेक्स्ट क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो इनको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान जो गैप आ रहा है ये खत्म करना है, इसको खत्म करके इनको लिखना है। अगर एक क्लास जिस पॉइंट पे एंड हो रही है नेक्स्ट क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट हो, तो जो बीच में गैप आ रहा है उसको खत्म करना। दीज आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, क्लास लिमिट के अंदर जो गैप आ रहा होता है उसको खत्म करना होता है। अगर हम क्लास लिमिट के बीच में गैप खत्म कर देते हैं तो वो बन जाएंगी क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, इनका यूज कहाँ पे होता है, ये हम स्टेट्स में ऑनवर्ड जहां जहां इनका यूज होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। अभी तो हम ये पढ़े हैं कि क्लास लिमिट्स कैसे बनाई जाती हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं, अभी सिर्फ हम टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। इनका यूज कहाँ पे होगा, इनको इनको जो है
यूज करने का हमारा तरीका क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्लास लिमिट को यूज करना है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को यूज करना है। ये हम फर्दर स्टेट्स जब हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि यहाँ पे क्लास लिमिट यूज नहीं करना, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को यूज करना है, क्यों यूज करना है, यहाँ पे लिमिट क्यों यूज नहीं हो सकते। ये सो ऑन बहुत सारे डिफिकल्ट जो है वो क्वेश्चन होंगे जो हम आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमने ये देखना है कि क्लास लिमिट्स कैसे बनाई जाती है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती है। अच्छा, दूसरी चीज है इसमें क्लास मार्क। क्लास मार्क की डेफिनेशन हम यूं करते हैं, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। हर क्लास का मिड पॉइंट हम मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अगर 2 पॉइंट हमारे पास गिवन हो और हमने उसका मिड पॉइंट कंप्यूट करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स के एक्स एक्सिस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों पॉइंट के वाई एक्सिस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका लोअर पॉइंट उठाएंगे, इसका अपर पॉइंट उठाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क को हम x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। CB का मतलब होता है क्लास बाउंड्रीज, CL का मतलब होता है क्लास लिमिट्स, F का मतलब होता है क्लास फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर ये लेस देन का सिंबल है, ये मोर देन का सिंबल है। RF का मतलब होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके जी, अभी हम आते हैं सीबीज की तरफ। क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका क्या होता है, इनके दरमियान जो गैप आ रहा है, इनके दरमियान जो गैप आ रहा है वो गैप नो डाउट 1 का होगा। हमने 1 का ही गैप रखा था ना, और मैंने कहा था कि डेसिमल नहीं है तो हर क्वेश्चन के अंदर ये गैप आपका 1 का होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1। 1 को आपने 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ गया 0.5। अब आपने 0.5 को प्लस करना है अपर में, माइनस करना है लोअर में। जीरो पॉइंट फाइव कहां से आया, ये जो दो क्लासेस के बीच में गैप है जिसको मैंने कहा कि हमने खत्म करना है, क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमने इस गैप को खत्म करना है। वो गैप कैसे कंप्यूट होगा, एक क्लास जहां पे एंड हो रही है, नेक्स्ट क्लास जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उन दोनों का डिफरेंस नो डाउट वो 1 होगा अगर डेसिमल नहीं है तो। 1 को आपने 2 से डिवाइड करना है, हमेशा हर क्वेश्चन में 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.5। 0.5 को आप अपर में, मतलब हर क्लास का जो अपर पॉइंट है, अपर में ऐड करेंगे और लोअर में से माइनस करेंगे। जैसे 0.5 आंसर आ गया, 0.5 को 30 में, ये लोअर है ना, 30 में से माइनस करें, 55 में से माइनस करें, 80 में से माइनस करें। 0.5 को लोअर में से माइनस करना है, तो 0.5 को लोअर पॉइंट में से माइनस करें, लोअर पॉइंट, तो ये आ जाएगा 104, ये आ जाएगा 129, ये आ जाएगा आपके पास 154 और ये आ जाएगा आपके पास 179। मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाला 1, उसको 2 से डिवाइड किया 0.5, 0.5 को मैंने लोअर पॉइंट में से माइनस कर दिया, हर क्लास का लोअर पॉइंट में से मैंने 0.5 को माइनस कर दिया। अब इसी 0.5 को अपर में ऐड करना है, ये आपने अपर में ऐड कर दिया।
ये आपने अपर में ऐड कर। जब आप ऐसा कर लेंगे, अब आप देखें एक क्लास जहां पे एंड हो रही है, नेक्स्ट क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। वो जो गैप था बीच में, वो हमने गैप आधा आधा करके अपर में और लोअर में से एडजस्ट कर, इस तरह से एडजस्ट किया कि हमारी क्लास के दरमियान जो गैप आ रहा था वो खत्म। So these are called class boundaries and these are called class limits. And what is the difference between class limits and class boundaries? There is a difference between highest point of first class and lower point of second class. एक क्लास का हाईएस्ट पॉइंट, एक क्लास का लोअर पॉइंट, उनके दरमियान में गैप होता है, उनके दरमियान में डिफरेंस होता है। वो दोनों सेम पॉइंट नहीं होते क्लास लिमिट्स के अंदर। और क्लास बाउंड्रीज में क्या होता है, एक क्लास जहां पे एंड हो रही है, नेक्स्ट क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, मतलब उनके बीच में कोई किसी किस्म का गैप नहीं होगा। So these are called class boundaries. अच्छा, अब इनका यूज कहाँ पे होता है, क्यों करते हैं, इसकी लॉजिक क्या है, वो जब हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, तो फिर मैं वहां पे बताऊंगा कि क्लास बाउंड्रीज क्यों यूज की जाती है। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप ये देखें कि क्लास लिमिट कैसे बनाई जाती है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती है। तो क्लास लिमिट बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, रॉ डेटा के अंदर से सबसे लोएस्ट पॉइंट उठाएंगे, रॉ डेटा के अंदर से जो हमारे पास रॉ डेटा था उसमें से सबसे लोएस्ट पॉइंट उठाएंगे और h दैट इज 25, h को ऐड करेंगे, लोअर के अंदर h को ऐड किया, फिर h को ऐड किया, फिर h को ऐड किया, फिर h को ऐड किया, एंड सो ऑन। फिर हम देखेंगे कि हमारे डेटा के अंदर कोई भी डेसिमल नहीं है, हम इसमें से 1 को माइनस करके इसका अपर पॉइंट लिखेंगे, 1 को माइनस करके इसका अपर पॉइंट लिखेंगे, 1 को माइनस करके इसका अपर पॉइंट लिखेंगे, एंड सो। ये बन जाएंगी क्लास लिमिट्स। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, इनका गैप दैट इज 1, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आ जाएगा, लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर के अंदर 0.5 को ऐड कर देंगे, तो हमारी क्लास लिमिट जो है वो क्लास बाउंड्रीज के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। अब हम बी पार्ट के जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसमें दो वैल्यूज से पूछी थी बी पार्ट के अंदर, क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क। तो क्लास बाउंड्रीज तो हमने कंप्यूट कर ली, अब हम आते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। इसको हम एक्स के साथ लिखते हैं, तो एक्स का मतलब होता है हर क्लास का मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे कंप्यूट करते हैं, हर क्लास का लोअर पॉइंट उठाएं, उसी का अपर पॉइंट, उसी क्लास का, जिस क्लास का लोअर उठा रहे हैं उसी क्लास का अपर पॉइंट उठाएं, दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। तो इसका फार्मूला मैंने वैसे हैंडआउट में भी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको हैंडआउट सेंड किया था इसका, उसमें भी लिखा हुआ है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास क्लास मार्क का फार्मूला होता है। क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका लोअर और इसी का अपर दोनों को ऐड कर दें, जब दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 84। 84 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास इस क्लास का मिड पॉइंट आ गया 42। इन दोनों को ऐड किया 84, 84 डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब आप ये काम करेंगे हर क्लास के साथ, दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। ये काम भी कर सकते हैं और दूसरा ये काम भी कर सकते हैं, जैसे इनके दरमियान आपने गैप कितना रखा हुआ है h का 25, आपने इसमें 25 ऐड किया था ना 55 पे आने के लिए, फिर इसमें 25 ऐड किया था 80 पे आने के लिए, फिर इसमें 25 ऐड किया था 105 पे आने के लिए। आप एज इट इज h को जो हमारे पास 25 था इसमें ऐड करते हैं,
h की वैल्यू इसमें ऐड कर दें, जैसे आपने इसमें ऐड किया था ना, इसमें भी ऐड करते हैं। तो 42 में 25 ऐड करें, आप चेक करें इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, देखिए ये आंसर है। 10 इसमें फिर 25 ऐड करें, 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 पहला मिड पॉइंट निकाल लें इस फॉर्मूले से, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, उसके बाद 25 25 25 25 25 25 ऐड कर दें, आपके पास हर क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। या वही काम करें, इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, एंड सो। ठीक है जी। तो दो तरह से हम मिड पॉइंट कंप्यूट कर सकते हैं, एच को ऐड करके भी, और हर क्लास को लोअर और अपर ऐड करके 2 से डिवाइड करके। तो ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि मिड पॉइंट जो होगा हमारा, जैसे हमने 42 कंप्यूट किया है, वो हमने यहां से कंप्यूट किया सेम एज इट इज। अगर हम क्लास बाउंड्रीज को इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास सेम यही आंसर आएगा, नो डिफरेंस। अगर आप इस क्लास को इस क्लास के लोअर को अपर में ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, आपके पास सेम यही आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, सेम ये आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, सेम यही आंसर आएगा। तो इससे आपको एक आइडिया ये तो मिल गया कि क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज कोई डिफरेंस नहीं है। क्लास लिमिट में और क्लास बाउंड्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है। जो वैल्यूज हम यहां से कंप्यूट कर रहे हैं, सेम वैल्यू हम यहां से कंप्यूट कर रहे हैं। यानी कि इन क्लासेस का जो मिड पॉइंट है, सेम मिड पॉइंट इन क्लासेस का किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूज यहां से आप पिक कर रहे हैं, सेम वैल्यू यहां से पिक कर रहे हैं। इससे आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है खास, बट ये अलग अलग क्यों है, वो जाहिर बात है जब इनको क्वेश्चन में यूज करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्लास लिमिट अगर यूज करते तो क्या नुकसान होता, और अगर यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को यूज करें तो हमें क्या फायदा हो रहा है। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज करने का पर्पस क्या है। ओके जी, बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्लास मार्क को कंप्यूट करना था और क्लास बाउंड्रीज को कंप्यूट करना था। ठीक है, इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमने डिफाइन किया है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो लास्ट टाइम मैंने आपके सामने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था। कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्व पॉइंट्स होते हैं, किसी भी रेंज के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्व पॉइंट, उसको हम कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने आपको एक दूसरी टाइप बताई थी, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब हम आ रहे हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसके बाद फिर हम आएंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी टाइप कह लें आप क्लास फ्रीक्वेंसी,
टोटल फ्रीक्वेंसी, cumulative फ्रीक्वेंसी, relative फ्रीक्वेंसी। फिर cumulative फ्रीक्वेंसी फर्दर दो टाइप, एक को हम लेस देन कहते हैं, एक को हम मोर देन। अच्छा, लेस देन का सिंबल जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, लेस देन का सिंबल इस तरह से भी लिखा जाता है और मोर देन का सिंबल इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर लेस देन आप वर्डिंग में लिखना चाहें तो वर्डिंग में लिख दें, नहीं तो उसका सिंबल यूज कर लें, मतलब सी एफ लिखकर लेस देन का सिंबल डाल दें, सी एफ लिखकर मोर देन का सिंबल डाल दें, तो मतलब एक ही। तो कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी को तो मैंने डिफाइन कर दिया था लास्ट टाइम। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर क्लास की अलग अलग फ्रीक्वेंसी। और टोटल फ्रीक्वेंसी को भी मैंने लास्ट में डिफाइन किया था, सम ऑफ ऑल क्लास फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड टोटल फ्रीक्वेंसी। अब हमारे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। वैसे इसकी डेफिनेशन मैंने जो है हैंड आउट में लिखी हुई है, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से भी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सिंपल इन शॉर्टकट, द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव क्लास फ्रीक्वेंसी। मतलब सक्सेसिव क्लास फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसको हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नो डाउट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये टोटल फ्रीक्वेंसी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी। बट टोटल फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं? इन सारी क्लास फ्रीक्वेंसी को एक साथ ऐड कर देते हैं, एक साथ। क्युमुलेटिव के अंदर क्या करते हैं? वन बाय वन। सक्सेसिव का मतलब होता है वन बाय वन, वन टू ईच अदर। एक के बाद जो दूसरा आ रहा है उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें ऐड करेंगे। सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर भी हमने तमाम क्लास फ्रीक्वेंसी का सम करना है, बट एक साथ नहीं, वन बाय वन। पहली क्लास फ्रीक्वेंसी को दूसरे में ऐड करेंगे, फिर उसका आंसर लिख लेंगे, फिर उसको नेक्स्ट में ऐड करेंगे, नेक्स्ट में ऐड करेंगे, नेक्स्ट में ऐड करेंगे, नेक्स्ट सक्सेसिव। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सम। यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे क्युमुलेटिव है। टोटल का मतलब तमाम क्लास फ्रीक्वेंसी का एक साथ सम। क्युमुलेटिव का मतलब क्या हो गया? वन बाय वन। सम करना है, टोटल करना है, बट वन बाय वन, सक्सेसिव, वन बाय वन। फिर ये दो तरह का होते हैं। लेस देन, लेस देन में आपने सम इज डिफाइंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और मोर देन के अंदर सम इज डिफाइंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्या मतलब हुआ? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने सारी क्लास फ्रीक्वेंसी का सम करना है वन बाय वन करके, वन बाय वन करके, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेस देन के अंदर हमने वन बाय वन क्लास फ्रीक्वेंसी का सम करना है टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। और मोर देन के अंदर सेम लॉजिक यूज करेंगे वन बाय वन की, बट बॉटम से टॉप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ से। अब देखिएगा, लेस देन है, टॉप से बॉटम की तरफ जाना। टॉप पे क्या दिया हुआ है? 3। इसको वैसे का वैसे एज इट इज। अब 3 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे,
वन बाय वन। इसका सम नेक्स्ट में ऐड करेंगे, 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 इट बिकम्स 50, दैट इज 50। तो हमने क्या किया, वन बाय वन क्लास फ्रीक्वेंसी का सम कंप्यूट किया, वन बाय वन। और हमारी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे थे। अब सेम लॉजिक आपने मोर देन के अंदर बॉटम से टॉप की तरफ जाते, जैसे अब बॉटम पे आ गए, ये 6 उठा दिया, अब ऊपर वाली वैल्यू 6 प्लस 11, फिर उसके ऊपर वाली वैल्यू 17 प्लस 11, फिर उसके ऊपर वाली वैल्यू 28 प्लस 9, फिर उसके ऊपर वाली वैल्यू 37 प्लस 6, फिर उसके ऊपर 43 प्लस 4, फिर उसके ऊपर वाली वैल्यू 47 प्लस 3, and it becomes 50 as it is 50. So cumulative frequency and total frequency, cumulative frequency and total frequency दोनों में आपने क्लास फ्रीक्वेंसी का सम करना होता है। टोटल फ्रीक्वेंसी के अंदर तमाम क्लास फ्रीक्वेंसी को हम एक साथ ऐड कर देते हैं, cumulative फ्रीक्वेंसी के अंदर तमाम क्लास फ्रीक्वेंसी को हम वन बाय वन ऐड करते हैं, सक्सेसिव सम कंप्यूट करते हैं, एक के बाद दूसरी वैल्यू को ऐड करते हैं, फिर दूसरी के बाद तीसरी वैल्यू को ऐड करते हैं, फिर तीसरी वैल्यू के बाद चौथी वैल्यू को ऐड करते हैं, वन बाय वन। फिर इसको हम वन बाय वन दो तरह से कर सकते हैं, एक हमारी डायरेक्शन होती है हम टॉप से बॉटम की तरफ चलें, और दूसरे में हमारी डायरेक्शन होती है हम बॉटम से टॉप की तरफ चलें। अच्छा, ये फिक्स है, लेस देन में हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, लेस देन में आप कभी भी बॉटम से टॉप की तरफ नहीं जाएंगे। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारी क्या लॉजिक होती है, हमारे सम ऑफ सक्सेसिव क्लास फ्रीक्वेंसी को हम कैसे ऐड करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है, ये मोर देन का सिंबल है। तो लेस देन में हम टॉप से बॉटम की तरफ ऐड करते हुए आएंगे क्लास फ्रीक्वेंसी को, ये मैंने साथ साथ लिख भी दिया है। और मोर देन के अंदर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, तो इसका सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट और टोटल फ्रीक्वेंसी, ये सारे पॉइंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन सही है। और अगर इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप चेक करें कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर आपकी कोई मिस्टेक होगी आप उसको चेक करें। ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। तो ये होती है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फिर वही क्वेश्चन हमारे ध्यान में आता है, सर हमने टोटल फ्रीक्वेंसी कर लिया तो कोमुलेटिव क्यों कर रहे हैं, क्लास लिमिट बना रहे तो क्लास बाउंड्रीज क्यों बना रहे हैं। होता है ना, एक ध्यान में क्वेश्चन आता है कि एक काम अगर हम क्लास लिमिट से मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो क्लास बाउंड्रीज बनाने की क्या जरूरत है, जो काम हम क्लास लिमिट से कर सकते हैं वही काम हम क्लास बाउंड्री से कर रहे हैं, तो ये बनाने की क्या जरूरत है। फिर टोटल फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया 50 है, तो उसको दूसरे तरीके से क्यों सॉल्व कर रहे हैं। आते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में आते हैं। तो हर चीज का एक पर्पज होता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी प्रोडक्ट को, किसी इंसान को, किसी भी चीज को बगैर किसी वजह के नहीं बनाया।
ये तो हम सब जानते हैं, इसका हमारा कीदा भी है। सेम एज इट इज, अगर हम मैथ्स में, स्टैट्स में कोई भी चीज डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी चीज को कंप्यूट कर रहे हैं, दैट इज नॉट यूजलेस। उसका कोई ना कोई तो पर्पस होगा ना, कि वो ना खाम खाम ऐसी जो काम इससे हो सकता है वो इससे भी हो सकता है, फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। देखो क्लास फ्रीक्वेंसी लेस देन क्या शो कर रहे हैं, गौर से देखिएगा इसको। हमारे पास रॉ डेटा था जो हमने कल की क्लास में डिफाइन किया था, रॉ डेटा। रॉ डेटा के अंदर आपको, अगर उसकी आप क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो रॉ डेटा के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 50 एम्प्लॉयज के टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं जो उन्होंने किसी फैक्ट्री के अंदर करंट मंथ में यूज किए। अगर आप उस क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि जो रॉ डेटा है, इसके अंदर जो भी ऑब्जर्व पॉइंट दिए हुए हैं, ये 50 एम्प्लॉयज के नंबर ऑफ आवर्स हैं जो उन्होंने किसी फैक्ट्री के अंदर करंट मंथ में काम किए, यूज किए। ये उसका डेटा है। तो ये नंबर ऑफ आवर्स हैं जो एम्प्लॉयज के हैं, 50 एम्प्लॉयज के, जो उन्होंने किसी भी फैक्ट्री में खर्च किए। अच्छा, ये 3 क्या शो कर रहे हैं? 3 ये बता रहे हैं कि 3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ आवर्स जो फैक्ट्री में उन्होंने यूज किए, उनके नंबर ऑफ आवर्स 30 से लेकर 54 तक। जिन एम्प्लॉयज ने, जिन लेबर्स ने 30 आवर्स से लेकर 54 आवर्स तक फैक्ट्री के अंदर काम किया है, उनकी तादाद 3 है। 4 लेबर्स या 4 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने फैक्ट्री के अंदर 55 आवर्स से लेकर 79 आवर्स तक काम किए। 6 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने फैक्ट्री के अंदर 80 आवर्स से लेकर 104 आवर्स तक काम किया अपना एक महीने में। 9 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने फैक्ट्री के अंदर 105 आवर्स से लेकर 129 आवर्स तक काम किया एक महीने में। सिमिलरली 11 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने इतने आवर्स तक काम किया है, फिर 11 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने इतने आवर्स तक काम किया, 6 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने इतने आवर्स तक काम किया। टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए? 50। ओके, अब हम आते हैं इस पॉइंट। 3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज इतने आवर्स खर्च किए, एवरेज आवर्स। 4 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज इतने आवर्स खर्च किए। 6 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज इतने आवर्स खर्च किए, एंड सो ऑन। इतने एम्प्लॉयज का एवरेज आर ये है, इतने एम्प्लॉयज का एवरेज आर ये है, एंड सो ऑन। ये एवरेज आर को शो कर। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 54.5 आवर्स से कम आवर्स यूज की। दोबारा देखिएगा, 3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 30 आवर्स से लेकर 54 आवर्स तक काम किए। ये क्लास फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है? ये वो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 54.5 आवर्स से कम आवर्स यूज किए। इससे कम, लेस देन है ना, लेस देन का मतलब कम होता है ना, लेस देन। 54.5 आवर्स से कम आवर यूज किए, वो 3 एम्प्लॉयज हैं। पूरी फैक्ट्री में 3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने इतने आवर्स से कम यूज किए। 7 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 79.5 आवर्स से कम काम किया। 13 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 104.5 आवर्स से कम आवर यूज किए। सिमिलरली 22 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 129.5 आवर्स से कम यूज किए हैं। 33 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 154.5 आवर्स से कम आवर यूज किए हैं, एंड सिमिलरली 44 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 179.5 आवर्स से कम आवर यूज किए। 50 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 204.5 आवर्स से कम आवर यूज किए।
लेस देन था तो इसमें हम कम की बात कर रहे हैं। और देखिए हमने बार बार अपर क्लास बाउंड्रीज को उठाया है, अपर क्लास बाउंड्रीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन क्या शो कर रहे हैं? 50 इम्प्लाइज ऐसे हैं जिन्होंने 29.5 आवर्स से अबव काम किया। अबव, अबव का मतलब मोर देन होती है। 29.5 आवर्स से जिन्होंने ज्यादा काम किया है वो उनकी तादाद 50 है। जिन एम्प्लॉइज ने 54.5 आवर्स से ज्यादा काम किया है उनकी तादाद 47। जिन एम्प्लॉइज ने 79.5 आवर्स से ज्यादा काम किया है उनकी तादाद 43 है। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इन आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इन आवर्स से कम यूज कर रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा और पीछे की तरफ आते हैं, तो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्लास बाउंड्रीज को यूज कर रहा हूं, क्लास लिमिट को यूज नहीं कर रहा। मैं इनको भी तो यूज कर सकता था, मैं इनको यूज नहीं कर रहा, क्लास बाउंड्रीज को यूज कर रहा हूं। क्योंकि क्लास लिमिट को अगर आप यूज करेंगे तो फिर आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। 3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 54 आवर्स और उससे लेस काम किया हुआ है, और यहां पे हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं 54.5 से कम। That is the difference between class limit and class boundaries. हम यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को यूज कर रहे हैं, क्लास लिमिट को यूज नहीं कर रहे। तो इनका पर्पस जो है ना यूज करने का, वो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। कहीं पे हम दोनों यूज कर सकते हैं, कहीं पे सिर्फ इसको यूज करेंगे, कहीं पे सिर्फ इसको यूज करेंगे, कहीं पे दोनों यूज हो रहे। तो याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्लास बाउंड्रीज को कंसीडर करते हैं, क्लास लिमिट को कंसीडर नहीं करते। विच इज लेस देन है ना, ये क्या शो कर रहा है? यूसीबी, इसको हम यूसीबी कहते हैं। यूसीबी का मतलब होता है अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, यूसीबी। और इसको हम कहते हैं एलसीबी, लोअर क्लास बाउंड्री, एलसीबी। तो ये जो लेस देन है ना, ये यूसीबी से लेस होता है, और जो मोर देन है ना, ये एलसीबी से लेस मोर देन होता है। ये मैं एरो भी शो कर देता हूं आपको। ये हो गया आपका एलसीबी, और ये हो गया आपका यूसीबी। याद रखिएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के अंदर हम यूसीबी को देखकर डिसाइड करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो यूसीबी से कम है, लेस देन। और मोर देन के अंदर हम ऐसे एम्प्लॉयज को शो कर होते हैं जो एलसीबी से अबव हैं। तो यूसीबी का मतलब होता है अपर क्लास बाउंड्री, एलसीबी का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। देखो, स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर उसको समझ के करें। देखो, क्लास लिमिट बनाना, क्लास फ्रीक्वेंसी बनाना, क्लास बाउंड्रीज बनाना, मिड पॉइंट निकालना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कंप्यूट करना, मोर देन कंप्यूट करना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम कंप्यूट करेंगे, परसेंटेज कम, ये काम करना बहुत आसान है। इनको इंटरप्रेट करना मुश्किल है। इनको इंटरप्रेट वही कर सकता है जिसको डेफिनेशन आती होगी, जिसको इसकी लॉजिक आती होगी कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। और अगर स्टैट्स को आपने इस तरह से अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आप कहेंगे इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, नो डाउट, इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, बट समझ के करना है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, स्टैटिस्टिक्स और नो डाउट मैथमेटिक्स भी,
ये आपके हर सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट्स में इनका कोई ना कोई अमल दखल लाजमी नजर आता है, कहीं ना कहीं, ग्राफ की शेप में, फार्मूलाज की शेप में, परसेंटेज, रेशियो, कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू, इनका यूज कहीं ना कहीं आपको नजर आता है। तो मैथमेटिक्स भी नो डाउट समझ के करना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए, उसमें भी लॉजिक्स को समझ के अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसमें भी खास तौर पर, इसमें भी आपके पास जो चीज भी आप कंप्यूट कर रहे हैं ना, उसकी बेसिक्स, लॉजिक्स, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एंड सो ऑन। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। CF हम निकाल लेते हैं, हमें पता नहीं होता CF लेस देन का मतलब क्या होता है, मोर देन का मतलब क्या होता है। बस लेस देन का मतलब ये होता है टॉप से बॉटम की तरफ ऐड करते जाने, और मोर देन का मतलब होता है कि बॉटम से टॉप की तरफ ऐड करते जाने। अगर उसको इंटरप्रेट करने बैठ जाए तो फिर मोस्टली स्टूडेंट जो है इसमें फेल हो जाते हैं। मैं ऑल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मोस्टली स्टूडेंट, ज्यादातर। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको स्टैट बहुत अच्छी आती है। ओके, हर चीज को समझ के क्या है, हमारा पार्ट C कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें ये कहा गया था कि हमने अपने क्वेश्चन के अंदर जो है रॉ डाटा को अगर ग्रुप डाटा के अंदर डिफाइन कर दिया है तो उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफाइन कर, वो हमने डिफाइन कर। ओके जी, अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें उसने कहा था कि अब आप इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करें। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर जो है हम उसको कंप्यूट करें। तो रिलेटिव का मतलब होता है, पहले तो मैं रिलेटिव का मतलब बता दूं कि रिलेटिव क्या होता है। देखें, दो किस्म की वैल्यूज होती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ओरिजिनल, रिलेटिव मतलब रेशियो, परसेंटेज। मतलब अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी भी किस्म की, उसी कैलकुलेशन के आंसर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी हम चीज कंप्यूट कर रहे हैं उसका आंसर हो, नो डाउट कोई ना कोई तो आंसर होगा ना। लाइक हम 2+2 कर रहे हैं, 4 लिख रहे हैं ना, तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना। हम किसी भी आंसर को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के आंसर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक वो आंसर होता है जो ओरिजिनल आंसर होता है, जैसे 2+2 4 आ गया, तो 4 आपका है ओरिजिनल आंसर। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अच्छा, रेशियो वैल्यू क्या है, जिसको हम रिलेटिव मेजरमेंट्स कहते हैं, वो क्या है। अब हम ये देखते हैं, ये जो 2 हमने ऐड किया है, इसका इसमें रेशियो कितना है और इसका इसमें रेशियो कितना है। नो डाउट हम 2/4 करेंगे, इसका रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो कितना हो गया। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ, फिर इस 2 का रेशियो निकालना है, इसका रेशियो क्या होगा,
इसका रेशो, इसका रेशो, इसका रेशो। तो ये जो चीज आपने कंप्यूट की है, ये चीज, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मेजरमेंट्स। और ये जो चीज आपने कंप्यूट की है, जैसे हम डायरेक्ट हम किसी चीज का आंसर करते हैं, ये चीज करती है ओरिजिनल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। जस्ट लाइक सिंपल और एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं 550 आउट ऑफ 850। एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, चले 800 कर लें, उसके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हैं, ये उसके टोटल मार्क्स गेट, और ये उसके टोटल मार्क्स। ये वो मार्क्स हैं जो उसने गेट किए, कितने में से? 800। तो जो मार्क्स उसने गेट किए ना 550, ये हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मार्क्स उसने गेट किए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, रेशो क्या है? अब हम इस टोटल मार्क्स को रेशो में लिखेंगे। ये जो रेशो वैल्यू है, ये कहलाती है रिलेटिव मेजरमेंट्स। हमने आपके एब्सोल्यूट वैल्यू को रेशो फॉर्म में लिख दिया, हमने आपके एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज फॉर्म में लिख दिए। सिक्सटी एट पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। देखें, ये एब्सोल्यूट था, आपके टोटल मार्क्स जो आपने गेट किए किसी एग्जाम में, उसका रेशो क्या बन गया? हमने उसको टोटल से डिवाइड कर दिया, इसको हम रेशो वैल्यू कहते हैं। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा परसेंटेज। कितने परसेंट आपने मार्क्स गेट किए, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये तकरीबन 68 पॉइंट समथिंग है। तो आप देखें, आपने अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज में लिखा, एब्सोल्यूट वैल्यू को रेशो फॉर्म में लिखा। एब्सोल्यूट क्या है? जस्ट लाइक योर ओरिजिनल मार्क्स, जो आपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड किए ना, ये वो मार्क्स। अब उसको टोटल से डिवाइड कर रहे हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप उसका शेप चेंज कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है जो आपका सिंपल आंसर आ रहा है। रिलेटिव वैल्यू वो होती है जब आप अपने वैल्यूज को, जो सिंपल वैल्यूज होती है ना, उन वैल्यूज को रेशियो में डिफाइन। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन क्लास फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड इन इट्स रेशियो फॉर्म। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन क्लास फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड इन इट्स रेशियो फॉर्म, so that value is called relative frequency। मतलब ये क्लास फ्रीक्वेंसी है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है। आप क्लास फ्रीक्वेंसी को रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, तो क्लास फ्रीक्वेंसी जब रेशियो फॉर्म में लिखी जाएगी, वो बन जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, 2/4 प्लस 2/4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। It is noted that when we add up all the relative frequency, जितनी भी relative frequency है उनका हम सम करते हैं, वो सम हमेशा 1 के इक्वल। ये भी relative frequency की डेफिनेशन है। अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी का सम 1 के इक्वल आ रहा है, समझ जाए वो relative frequency। अगर फ्रीक्वेंसी का सम 1 नहीं आ रहा,
समझ रहे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं। अच्छा, अब आप निकालते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का सम क्या होता है? तो जब आप अपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में डिफाइन करेंगे तो उन तमाम वैल्यूज का सम 100 होगा। जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को विदाउट परसेंटेज लिखेंगे उसका सम 1 के इक्वल होगा। ये इनकी डेफिनेशन का पार्ट भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। अभी मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, बट जो भी यहां लिखेंगे उसका सम ये आना चाहिए, यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसका सम 100 आना चाहिए। ओके, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंप्यूट करने का तरीका क्या होता है? हम उठाएंगे क्लास फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्लास फ्रीक्वेंसी उठाएंगे, उसको टोटल से डिवाइड कर, ये बन गई आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी। अब आप बेशक इन तमाम फ्रैक्शन का सम करें, आपके पास 1 आंसर। सबका एलसीएम 50 आ गया ना, नोमीटर्स को ऐड करें वो भी 50 हो जाएगा, 50 अपॉन 50 1। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज क्या होता है? आप इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया RF इन परसेंटेज। अब आप इन तमाम इसका सम करें, ये 100 आएगा आपके पास। तो RF होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है जब आप अपनी क्लास फ्रीक्वेंसी को रेशियो फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ऐसी वैल्यूज को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं तो हम RF की वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि जब भी हम RF का सम करेंगे विदाउट परसेंटेज तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, और अगर हम RF का परसेंटेज के साथ सम कंप्यूट करते हैं वो हमेशा 100 की। तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल स्टार्ट की थी वो यहाँ पर अब कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा, मैं अब आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिख रहा हूँ और उनकी वैल्यूज भी आपके सामने जो है वो डिफाइन करता हूँ। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर देयर in the factory whose total numbers of is less than 129.5। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर देयर in the factory whose numbers of hours are between
79.5 and 179.5। ओके, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डिफाइन करूंगा तो मुझे नजर आएगा लेस देन, यहां मोर देन भी हो सकते हैं। लेस देन लिखा हुआ है तो मैं जाऊंगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लेस देन। मोर लिखा होता तो मैं मोर के अंदर, मोर देन के अंदर चला जाता। लेस देन लिखा हुआ तो लेस देन। ओके, 129.5 तो लेस देन के अंदर हम यूसीबी को देखते हैं, तो 129.5 ये पड़ा है, इसके सामने ये है 22। मोर देन होता यहां पर, सपोज यही क्वेश्चन यहां पे मोर लिखा होता तो फिर मैं क्या करता, एलसीबी 129.5 एलसीबी, और मोर देन के अंदर जाके उसकी वैल्यू देखता, एलसीबी मोर देन। 129.5 लेस देन है तो लेस देन के अंदर यूसीबी, यूसीबी 129.5 इसके सामने 20। मोर देन होता तो यही वैल्यू एलसीबी में देखते, और मोर देन के कॉलम के अंदर, मोर देन के अंदर 28, फिर इसका आंसर 28 लिखते हो। अगर यही क्वेश्चन हमारा सिर्फ यहाँ मोर देन होता ना, फिर 28 आंसर आता। लिख देता हूं, ये वैल्यू यही है। ओके, इसमें ना लेस देन है ना मोर देन है, इसमें ना लेस देन है ना मोर देन है। इसके लिए हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी। बिटवीन दिया हुआ है, ये है 79.5 और ये है 179.5, इनके बीच में कितने इंप्लाइज हैं। अब हम इनके बीच में आ रहे हैं, ये देखिएगा इनके बीच में आ रहे हैं 6 + 9 + 11 + 11, इनका सम कर लें। कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने इस और इस आवर्स के बीच में काम किया। अब देखो मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहां पे यूज किया हमने और क्लास फ्रीक्वेंसी को कहां पे यूज किया। क्वेश्चन डिफरेंट है ना। अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कितनी परसेंटेज एम्प्लॉयज की ऐसी है जो इतने आवर्स से कम यूज कर रहे। अब नो डाउट हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, अब या तो ये है कि आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें, आप ये कर सकते हैं, या डायरेक्ट सॉल्व कर लें। इससे लेस देन, ये लेस देन है, ये लेस देन, ये लेस देन, ये 129.5 लिखा है ना, ये 129.5 इससे लेस देन, इससे लेस देन, ये चार वैल्यूज हैं। इन चार वैल्यूज का आप उठाएं परसेंटेज, इसका सम कर लें, इन चार वैल्यूज की परसेंटेज का सम, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेस देन। मोर देन का चाहिए, इससे मोर देन ये वाली वैल्यू, इनका सम निकाल, ये लेस देन का आ जाएगा परसेंटेज, ये मोर देन का परसेंटेज।
ये काम करना बहुत आसान है, ये काम करना बहुत मुश्किल है। समझ में आ गया तो आसान है, वरना इस क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और आइडिया नहीं बनेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। कितनी परसेंटेज इंप्लाइज की ऐसी है जो इतने आर से कम खर्च कर रहे हैं? परसेंटेज पूछिए एम्प्लॉयज, कितने परसेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने 129.5 आवर्स से कम काम किया है, जिन्होंने 129.5 आवर्स से ज्यादा काम किया? ये खड़ा है 129.5, लेस देन, यहां तक ये सारी वैल्यूज, इसका तमाम वैल्यूज का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उठाएं, उसका सम करें। कितनी परसेंटेज ऐसी एम्प्लॉयज की जिन्होंने इतने आवर्स से ज्यादा काम किए? ये 129.5 है, इससे ज्यादा ये है। इन तीन का परसेंटेज उठाएं, उनको ऐड करते हैं, ये मोर देन की परसेंटेज आ जाए। सिमिलरली इनके बीच में कितने एम्प्लॉयज की परसेंटेज ऐसी है जिन्होंने इनके बीच में नंबर ऑफ आवर्स खर्च किए? इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या है? 79, 179। इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। इनका परसेंटेज देना है, 6 का, 9 का, 11 का और फिर 11। इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दें, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैसे यूज करते हैं, कोमोलिटी फ्रीक्वेंसी का कैसे यूज करते हैं, क्लास बाउंड्रीज का कैसे यूज करते हैं, क्लास लिमिट का कैसे यूज करते हैं। क्लास मार्क का भी हमने यूज नहीं किया, इसका यूज कहां पे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। So this is the statistics subjects। हम कोई भी काम करेंगे ना स्टेट्स के अंदर, इसी तरह से लॉजिकली इसको प्रूव भी करेंगे, ताकि स्टेट्स हमें समझ में है क्या। ठीक है जी, ये था आपका लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल स्टार्ट की थी, ये कंप्लीट उसका सॉल्यूशन यहाँ पे एंड हो गया। मजीद मैंने एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे डिफाइन करके उनका भी आंसर आपको डिफाइन कर। ठीक है जी, ये आपके पास यहाँ पे एंड हो गई। अब मैं आऊंगा अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि अगर हमारे पास डाटा जो है वो डेसिमल फॉर्म में आ जाए, अगर हमारे पास डाटा डेसिमल फॉर्म में आ जाए, तो फिर हम उसमें क्लास लिमिट्स को कैसे डिफाइन करें? हम उसमें क्लास लिमिट कैसे डिफाइन करें? क्योंकि अभी जो हमारे पास डाटा था उसमें सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो विदाउट डेसिमल थे। अब अगर हमारे पास एक ऐसा डाटा आ जाए जिसमें जस्ट लाइक ये हमारे पास रॉ डाटा हो, जैसे 1.3, 1.45, 14.5, 15.6, 2.3, 4.5, 8.9, 11.3। ये एक ऐसा डाटा है जिसमें आपको डेसिमल नजर आ रहा है, ओके। और ये एक ऐसा डाटा है जिसमें कोई डेसिमल नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा डाटा है जिसमें आपके पास डेसिमल तो है, बट क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स,
सिमिलरली ये एक ऐसा डेटा है जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। देखें इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, नो डेसिमल। इसमें 1 डीपी इसको हम कहते हैं, 1 डीपी इसको हम पढ़ते हैं 1 डेसिमल प्लेस। मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसको हम 1 डीपी का डेटा कहते हैं। 1 डीपी, 1 डीपी का मतलब होता है 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट। ये भी डेसिमल वाला डाटा है, इसको हम 2 डीपी का डाटा कहते हैं क्योंकि इसमें 2 डेसिमल प्लेस का डाटा आ रहा है। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। आप देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली ये भी डेसिमल प्लेस का डाटा है, इसमें भी डेसिमल नजर आ रहे हैं, तो ये डेसिमल कहलाता है 3 डीपी का। मतलब इसमें जो है 3 डेसिमल प्लेस का डाटा, इसमें आप देखें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। कभी कभी ऐसा होता है डाटा के अंदर 1.23 भी आ रहा है और 1.2 भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लेट करेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1.23, तो हम चेंज नहीं कर सकते। यस 1.2 के आगे 0 लिख सकते हैं क्योंकि 1.2 और 1.20 ये दोनों एक जैसे एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम डिजिट्स के बाद 0 जितने मर्जी बढ़ा दें, 1.200000, ये सारी वैल्यू सेम है। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसको भी 2 डिजिट में कंसीडर करेंगे, इसको 1 डिजिट नहीं लेंगे। तो हमने ये देखना है कि अगर डेटा के अंदर 2 डिजिट भी है 1 डिजिट भी है तो हम मैक्सिमम को देखेंगे, मिनिमम को नहीं देखेंगे। मैक्सिमम है 2 डिजिट, हम मिनिमम को भी 2 डिजिट के अंदर लिखेंगे। इसका एक 0 बढ़ा देंगे बस। इसका 0 बढ़ाने से क्या होगा, ये भी 2 डीपी, ये भी 2 डीपी। अगर सारे 2 डीपी है ओके, अगर सारे 2 डीपी नहीं है, सपोज ये 2 डीपी नहीं है, ये 1 डीपी है, इसके आगे 0 लिख देंगे। मतलब हमने मैक्सिमम को फॉलो करना है। मैक्सिमम अगर 2 डीपी नजर आ रहा है तो 2 डीपी। अगर एक वैल्यू है 4 डीपी, बाकी सारी 3 हैं, हम सबको 4 डीपी बनाएंगे। कैसे, सबके आगे 0 लगा दें, ये 4 डीपी बन गए सारी वैल्यूज। एक चीज तो ये आपको आइडिया होनी चाहिए कि 1 डीपी क्या होता है, 2 डीपी क्या होता है, 3 डीपी क्या होता है, 4 डीपी क्या होता है। एक चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए, नो डेसिमल, कोई भी डेसिमल नहीं। अभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व की थी ना, अभी हमने जो एंड किए वो इस टाइप के एग्जांपल थे। अब अगर हमारे सामने ऐसी टाइप के एग्जांपल आ जाए जिसमें वैल्यूज है हमारे पास, ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, उसमें डेसिमल आ रहा है, और डेसिमल इस तरीके से आ रहा है कि डेसिमल के बाद 1 डीपी, डेसिमल के बाद 2 डीपी, डेसिमल के बाद 3 डीपी, डेसिमल के बाद 4 डीपी एंड सो ऑन। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। क्लास लिमिट बनाते हुए, क्लास बाउंड्रीज बनाते हुए हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। डिस्क्रिप्शन है ये, नो डेसिमल, 1 डीपी, 2
2dp, 3dp। यहां पे लिखेंगे हम डिफरेंस ऑफ क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज अगर कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, जस्ट लाइक इस किस्म का डेटा है, हमने क्लास लिमिट के दरमियान जो गैप रखना है वो 1 का रखना है। जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन को शुरू किया था और एंड किए। एक क्लास है ना आपकी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्लास लिमिट्स है ना आपकी। और ये क्लास बाउंड्रीज है। तो ये जो क्लास लिमिट का डिफरेंस हम लेते हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा सी माइनस बी का, ये 1 का होगा। हमने भी किया ना क्वेश्चन सॉल्व, हमने इनके दरमियान कितना गैप रखा था, इसमें से मैंने 1 को माइनस करके यहां लिखा था, इसमें से 1 को माइनस करके यहां लिखा था, इसमें से 1 को माइनस करके यहां लिखा था। अगर कोई डेसिमल प्लेस नहीं होगा तो हम 1 को माइनस करेंगे। अगर 1 डीपी है हम 0.1 को माइनस करेंगे। अगर 1 डीपी का डेटा है, अगर 1 डेसिमल प्लेस का डेटा है, तो हम इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 0.1 रखेंगे। 0.1 का डिफरेंस नहीं लेना, फिर 0.1 का डिफरेंस लेना। 2 डीपी है तो हमने 0.01 का डिफरेंस लेना है, फिर सी माइनस बी जो होगा वो 0.01 हो जाएगा। 3 डीपी है तो हम 0.001 का गैप लेंगे, एंड सो ऑन। अगर 4 डीपी है, 5 डीपी है, 6 डीपी है, 0 पर। एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, अगर कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, विदाउट डेसिमल प्लेस का डेटा है, तो हम क्लास लिमिट बनाते हुए अपर और लोअर के दरमियान में कितना गैप रखते हैं, कितना डिफरेंस रखते हैं, 1 का। 1 डीपी का डेटा है तो अपर और लोअर क्लास के बीच में हम कितना डिफरेंस रखते हैं, 0.1 का। 2 डीपी का डेटा है तो अपर और लोअर के दरमियान हम कितना गैप रखते हैं, कितना डिफरेंस रखते हैं, 0.01 का। 3 डीपी का डेटा है तो अपर और लोअर के दरमियान हम कितना गैप रखते हैं, 0.001 का। क्लास लिमिट बनाते हुए ये डिफरेंस, क्लास बाउंड्रीज बनाते हुए आपने प्लस माइनस 0.5 को किया था, अब आप करेंगे प्लस माइनस 0.05, प्लस माइनस 0.005, प्लस माइनस 0.0005 एंड सो ऑन। इसको 2 से डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करें, ये आंसर आएगा। इसको 2 से डिवाइड करें, ये आंसर आएगा। इसको 2 से डिवाइड करें, ये आंसर आएगा। तो ये स्कीम आपको पता होनी चाहिए। देखो एमसीक्यू में ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो पूरा डाटा उठा के देते और कहेगा इसके आप बना के इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, बैठ के 50 पॉइंट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यू में ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यू में क्या पूछेगा आपसे, उसके अंदर की चीजें पूछेगा। अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, अगर ऐसा करें तो क्या होगा। अगर 9 डेसिमल है तो गैप कितना रखना है, फिर क्लास बाउंड्रीज बनाते हुए किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है।
1 डीपी का डाटा है तो फिर हमने गैप कितना रखते हैं, फिर क्लास बाउंड्रीज बनाते हुए क्या करना है, 2 डीपी का डाटा है, 3 डीपी का डाटा है, 4 डीपी का डाटा है, तो हम डिफरेंस कितना रखेंगे, क्लास बाउंड्रीज बनाते हुए क्या चीज ऐड करेंगे, क्या चीज सपरेट। तो ये जो टेक्निक्स है ना अंदर की, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में यही चीजें पूछी जाती है। एमसीक्यू में ये नहीं कहेगा कि ये 50 पॉइंट्स का डाटा है, इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाओ, इसके क्लास लिमिट बनाओ, इसके मिड पॉइंट निकालो, वो ये नहीं पूछेगा आपसे, वो अंदर की चीजें पूछेगा आपसे। अगर इस किस्म का डाटा है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर इस किस्म का डाटा है तो फिर हम क्या करेंगे। एक क्वेश्चन कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया, अब उसके बारे में हर चीज का हमें पता होना चाहिए कि अगर डाटा इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, तो हमें ये चीजें कंप्यूट करनी और इस तरह से कंप्यूट। यहां तक आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है स्टेप्स। फर्स्ट टॉपिक का मतलब क्या हो गया, इंट्रोडक्शन टू डाटा। ये आपका डाटा का इंट्रोडक्शन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने स्टैट्स की डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट्स को फॉलो किया था, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टैट्स की जो डेफिनेशन थी, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइजेशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा का मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 2 स्टेज होती हैं, 2 सोर्स होते हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा के सोर्स। एनालाइजेशन क्या हो गई, ये हम कंप्यूट कर भी रहे हैं और पूरे स्टैट्स में करते भी रहेंगे 1 बाय 1। ठीक है, वो हमारा थ्रू आउट चलता रहेगा एनालाइजेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक काम हम कर चुके हैं रिप्रेजेंटेशन का, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। हम अपने रॉ डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब रिप्रेजेंटेशन की एक दूसरी टाइप थी जिसको हमने फॉलो किया था, ग्राफिकल फॉर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि डेटा की रिप्रेजेंटेशन करनी है थ्रू ग्राफ। अब हम एक डेटा उठाएंगे और उसका डिफरेंट तरीकों से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा टॉपिक है, और नो डाउट ग्राफ के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ये नहीं कहेगा ये डेटा इसका ग्राफ बनाओ, नहीं, वो वही चीजें, वो अंदर की चीजें पूछेगा कि ये टाइप ऑफ ग्राफ क्या है, ये टाइप ऑफ ग्राफ क्या है, इसको क्यों बनाते हैं, इसको क्या फॉलो करते हैं, इसमें क्या चीजें फॉलो करते हैं, वो चीज़। तो हम एक ही दफा सारा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जितनी भी टाइप्स हैं ग्राफ की, डेटा उठा के उनके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। और उन ग्राफ के अंदर जो जो मेन की पॉइंट्स है, नो डाउट वो मैं हैंड आउट में लिखे हुए हैं, अब मैं उसको एक दफा वर्क भी डिफाइन भी कर दूंगा आपके सामने। तो वो पॉइंट्स हमने ध्यान में रखते हैं कि ग्राफ बनाते हुए कौन कौन से पॉइंट्स हमने ध्यान में रखते हैं। तो वो एक एक दफा हम सारे क्वेश्चन जो है ग्राफ के वो सॉल्व कर देते हैं, ताकि ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी हमारा कंप्लीट हो। तो अभी हमारे पास है टाइम थोड़ा सा, तो हम अपना जो है स्टार्ट कर देते हैं। जितना हो सकेगा हम आज कर लेंगे, बाकी जो रह जाएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। बाकी मैं आपको इस डेटा की जो है एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा। कल मैं सेंड नहीं कर सका, आज मैं कर दूंगा, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में।
ओके जी, हमारे पास जो टाइप्स हैं ग्राफ्स की वो डिफरेंट ये टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं हिस्टोग्राम, फिर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑजिव और लेस देन, फॉर मोर देन एंड डायग्रामेटिक टाइप, जिसको हम चार्ट भी कहते हैं। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंपल, बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट। ये सारी टाइप मैंने वहां पे हैंडआउट में लिखी है। सब डिवाइडेड, कंपोनेंट, बार चार्ट एंड फोर्थ वन इज पाई चार्ट, जिसको हम सेक्टर डायग्राम। So these are 5 types of graphical representation of data। हम अगर डेटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट्स करना चाहते हैं, so there are 5 different types। इनमें फर्स्ट 4 टाइप्स जो है हमारे पास, फर्स्ट 4 टाइप्स, these are used for quantitative data और इन ग्राफ की टाइप्स को हम 2 डायमेंशनल ग्राफ। ये सारी टाइप 2 डायमेंशन ग्राफ, 2 डायमेंशन का मतलब एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। ओके, और ये जो एक टाइप है, फिफ्थ टाइप, जिसके अंदर मजीद 4 टाइप्स हैं, ये आपका यूज की जाती हैं फॉर क्वालिटेटिव डेटा। एंड नो डाउट दीज आर 1 डायमेंशन डेटा, ये 1 डायमेंशन ग्राफ कराते हैं। तो ये 4 टाइप आपकी क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज की जाती हैं, और ये एक टाइप है जिसके अंदर मजीद 4 टाइप्स हैं, ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज की जाती है। और नो डाउट क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा ये हम लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट एग्जांपल भी मैंने आपको डिफाइन की थी। हैंडआउट आपके सामने है, नेट अवेलेबल है, नेट पे भी जाके आप क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, इसको मजीद सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके एग्जांपल्स को देख सकते हैं। और नो डाउट जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहे हैं डेटा के लिए, क्वालिटेटिव डेटा के लिए कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव डेटा की कौन कौन सी टाइप हैं, क्वालिटेटिव डेटा की कौन कौन, ये भी आप नेट पे जो है सर्च कर सकते हैं। वहां पे भी आप डिटेल से इनको पढ़ सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स। तो इन इन टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को हम 2 डायमेंशनल ग्राफ कहते हैं, और इन टाइप ऑफ ग्राफ को हम 1 डायमेंशनल ग्राफ कहते हैं। 2 डायमेंशनल ग्राफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के ऊपर स्केल को ड्रॉ किया जाता है। ये ऐसे ग्राफ होंगे जिनके ऊपर हम सिर्फ एक वक्त में एक एक्सिस यूज करेंगे, दूसरा एक्सिस यूज नहीं करेंगे, मतलब उसका स्केल यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको वन डायमेंशन ग्राफ कहा जाता है, इनको टू डायमेंशन ग्राफ कहा जाता है। तो टू डायमेंशन ग्राफ जितने भी होते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज किए जाते हैं, और वन डायमेंशन ग्राफ जितने भी होते हैं ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए। तो ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। वो तीन टाइप इसके लिए देगा, चौथी टाइप इसके लिए देगा, और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। जो एक टाइप इसकी यहाँ पे लिखी होगी हम उसको टिक करेंगे, या तीन टाइप ये लिख देगा, चौथी टाइप इसमें से लिख देगा, और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। तो जो टाइप यहाँ पे लिखी होगी उसको हम टिक करेंगे। इस तरह से वो थ्योरी के क्वेश्चन आपसे पूछ और आते हैं अक्सर। तो ये चीज तो ये ध्यान रख लें कि ये चार टाइप्स क्वांटिटेटिव डाटा की होती हैं, ये चार टाइप क्वालिटेटिव डाटा। तो अब हम वन बाय वन अपना डाटा उठाएंगे, वन बाय वन उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट है पहले। वैसे ये हैंड आउट में लिखे हुए हैं सब चीजें, ठीक है, हैंड आउट पढ़ेंगे तो उसमें सब चीजें लिखी है। ओके जी, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टाइप की तरफ, हिस्टोग्राम। ये हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मैं अपनी तरफ से इसको डिफाइन कर देता हूँ। और ये उनकी क्लास फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये मैंने एग्जांपल ले ली एज इट इज, और मुझे इस क्वेश्चन का हिस्टोग्राम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना। नो डाउट डाटा मेरे पास क्वांटिटेटिव डाटा है, टू डायमेंशन का डाटा है, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम टाइप को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हिस्टोग्राम ग्राफ को सॉल्व करने के लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फॉलोइंग कौन सी कंडीशन ऐसी है जो लाजमी होनी चाहिए, हिस्टोग्राम ग्राफ उसके बगैर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जाता है आपसे। तो फिर हम वहां पे क्लास बाउंड्रीज को टिक करते हैं, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज के बगैर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो जब मैं ग्राफ आपका ड्रॉ कर लूंगा फिर मैं बताऊंगा कि क्लास बाउंड्रीज हमने यहाँ पे क्यों यूज किए, क्लास लिमिट यहाँ पे क्यों यूज नहीं कर सकते। ओके, तो पहले तो आप इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लें। सीबीज लोअर में से 0.5 माइनस कर दें,
और अपर में 0.5 ऐड कर दें। ये क्लास बाउंड्रीज बन गई। लोअर में 0.5 माइनस कर दें, अपर में 0.5 ऐड कर दें। ओके, अब उठाएं अपना ग्राफ पेपर, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्केल ड्रॉ करें, स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्केल ड्रॉ करें। मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 1 बिग बॉक्स इक्वल टू ले लेता हूं 1 क्लास बाउंड्रीज। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज आपकी 9.5 से 19.5, देन 29.5, देन 39.5, देन 49.5, देन 59.5, देन 69.5। एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज को शो करना है। हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करते हुए एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास बाउंड्रीज को शो करना है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है अक्सर कि हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। नीचे ऑप्शन में लिखा होता है क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स, मिड पॉइंट, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन लिखे होते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास बाउंड्रीज को लेते हैं। हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर क्लास फ्रीक्वेंसी। इसको भी ले लें, मैक्सिमम 13 तक जा रहा है, तो हाफ बिग बॉक्स इक्वल टू ले लें 1 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, वाई एक्सिस पे आपने क्लास फ्रीक्वेंसी को उठाना है, एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज को उठाना है। ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यही चीजें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। ग्राफ नहीं आएगा एमसीक्यूज में कि इसका ग्राफ ड्रॉ करें, वो ये चीजें पूछेगा आपसे कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कौन सी कंडीशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें लाजमी होती है, उसके बगैर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, वो है क्लास बाउंड्रीज। फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज होगी, एक्स एक्सिस पे कौन सी मेजरमेंट होगी, वाई एक्सिस पे कौन सी मेजरमेंट्स होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं छोटी छोटी रेक्टेंगल्स। जिसकी विड्थ जो होती है वो साइज ऑफ क्लास होता है, और जिसकी लेंथ जो होती है वो होती है आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसी। मतलब इस क्लास बाउंड्री की क्लास फ्रीक्वेंसी 5 है, हम एक लेंथ 5 का रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, 5 लेंथ का रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 5 होगी, और नो डाउट उसकी विड्थ जो क्लास बाउंड्री का साइज है। ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ। फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज
और उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 5 है, हम इस रेक्टेंगल को 5 तक लेके जाएंगे। बेशक आप अपने याद दिखाने के लिए ऊपर लिख सकते हैं दैट इज 5। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल, नेक्स्ट क्लास बाउंड्री, उसकी लेंथ कहां तक जाएगी? 8 तक, ये यहां तक। नेक्स्ट क्लास बाउंड्री, नेक्स्ट रेक्टेंगल, उसकी लेंथ कहां तक जा रही है? 13 तक। ये 13। नेक्स्ट रेक्टेंगल, नेक्स्ट क्लास बाउंड्री 12 तक। नेक्स्ट क्लास बाउंड्री, नेक्स्ट रेक्टेंगल 6 तक। नेक्स्ट लास्ट रेक्टेंगल, लास्ट क्लास बाउंड्री इज 2। दैट इज द हिस्टोग्राम। ये डेटा है, ये उसका हिस्टोग्राम। अच्छा, पहला पॉइंट हमने इसमें क्या नोट किया कि हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज लाजमी होनी चाहिए, इसके बगैर हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखिए क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे क्यों नेसेसरी हैं। एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के साथ ओवरलैप हुआ हुआ है। ये क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि इनके बीच में गैप खत्म किया। अच्छा, सपोज इनके दरमियान अगर गैप होता तो ये शेप इस तरह से होती। बीच में गैप होता। तो हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता, इसलिए हम क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज में आते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये सिंपल बार चार्ट है। सिंपल बार चार्ट और हिस्टोग्राम, इन दोनों में डिफरेंस है। सिंपल बार चार्ट के अंदर हम रेक्टेंगल के बीच में गैप रखते हैं, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। सिंपल बार चार्ट जब मैं कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा ये नॉन ओवरलैप होता है, ये ओवरलैप होता है। ओवरलैप करने के लिए हम क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में शिफ्ट करते हैं ताकि जो गैप है वो खत्म हो जाए। जब गैप खत्म होगा तो आपका ओवरलैपिंग शुरू हो जाए, इसलिए हम क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में शिफ्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, हम हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करते हुए एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर क्लास फ्रीक्वेंसी को डिफाइन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस रेक्टेंगल का हिस्टोग्राम के अंदर इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एरिया, तो वैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। वैसे अगर हम रेक्टेंगल देखते हैं उसका एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, बट यहां पे हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम हिस्टोग्राम के रिस्पेक्ट से इसका एरिया इस तरह से डिफाइन करेंगे, तो जो भी रेक्टेंगल की क्लास फ्रीक्वेंसी है वही उसका एरिया। मतलब अगर इस रेक्टेंगल का हमारे से एरिया पूछा जाता है तो इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका एरिया 5 होगा, इसका एरिया 8 होगा, इसका एरिया 13 होगा, इसका एरिया 12 होगा, इसका एरिया 6 होगा, इसका एरिया 2 होगा।
और सारी रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होगा? टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा? समेशन समेशन एफ। ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, ये सेकंड रेक्टेंगल का एरिया, ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया, ये फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया, ये फिफ्थ रेक्टेंगल का एरिया, ये सिक्स्थ रेक्टेंगल का एरिया। टोटल एरिया क्या होगा? इन तमाम का सम कर लें। ये होगा आपका टोटल एरिया। तो ये चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं कि अगर एक रेक्टेंगल का टोटल एरिया कंप्यूट करना हो तो टोटल एरिया किसके इक्वल होगा? अगर हर रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया कंप्यूट करना हो हिस्टोग्राम के अंदर, तो उसका एरिया किसके इक्वल? ये चीज अब आपको पता होनी चाहिए। ये हैंडआउट में लिखे हुए हैं, ये वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई, हमने हिस्टोग्राम ग्राफ जो है डाटा का वो डिफाइन कर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हमारे पास जो है वो टाइम भी कंप्लीट हो गया है, तो हम नेक्स्ट टाइप जो है इसकी वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, अली हमजा मैं आपको सेंड कर दूंगा, ग्रुप का शेयरिंग कर दूंगा, आप उसमें अपने आप को ऐड कर दीजिएगा। ओके। जी बिल्कुल नबील अहमद, ये जो हमने क्लास लिमिट्स बनाई हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं, इनको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब पता है ना आपको, मैथ्स में पढ़ा था। और ये हमारा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? बिटवीन दिस। और क्लोज का मतलब क्या होता है? फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये वही चीज है, ये क्लास लिमिट आपका क्लोज इंटरवल है और क्लास बाउंड्रीज आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है, वो जो आपने स्टेटमेंट लिखी है। अब ओपन और क्लोज इंटरवल के रिस्पेक्ट से देखिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नहीं, रॉ डेसर से डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज की तरफ नहीं आ सकते। पहले आप क्लास लिमिट में आएंगे, फिर आप क्लास बाउंड्रीज में जाएंगे। डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज में नहीं आएंगे। अगर डायरेक्ट आएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि 19.5 को हम इसमें उठाएंगे या इसमें उठाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पहले जो तरीका होता है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का, वो यही होता है, रॉ डाटा से क्लास लिमिट, फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप सीबी में जाएं, वरना क्लास लिमिट से अपना काम चला लें। मिड पॉइंट क्या शो करता है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि मिड पॉइंट क्या होता है और क्या शो करता है और कहाँ पे इसका यूज होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अभी इसका हमने यूज किया नहीं है, अभी सिर्फ हमने इसको कंप्यूट किया है। जी कल हमने एमसीक्यूज करने हैं, मगर वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की करने हैं। अभी स्टैट्स का हमने हो सकता है नेक्स्ट वीक स्टार्ट करें। अभी वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के रह गए थे ना, अभी हम उसके एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। जी जी, मैंने बस क्लास एंड कर दी, जुम्मा है, मुझे भी पता है, मैंने भी जुम्मा पढ़ना है। ठीक है, माशाल्लाह। मैं भी मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान बनाया है। मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, मुझे भी जुम्मा पढ़नी है। देखें, हमारे पास जो ग्राफ होता है, आमना सदाकत, हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर में इस तरह से बॉक्सेस बने हुए होते हैं। इस तरह से बॉक्सेस होते हैं। तो एक स्मॉल बॉक्स होता है और एक बिग बॉक्स होता है। तो स्मॉल बॉक्स ये होता है और बिग बॉक्स आपका 5 बॉक्स का एक बॉक्स होता है। 5 बॉक्स का, 5 बॉक्स का एक बिग बॉक्स होता है।
तो बिग बॉक्स स्मॉल बॉक्स हम उसको कह रहे हैं। ग्राफ पेपर के अंदर अगर हम देखते हैं ना बॉक्सेस को, खाने जो बने होते हैं, तो खाने वो दो तरह के साइज नजर आते हैं, एक छोटा खाना होता है और एक बड़ा खाना होता है। बड़े खाने के अंदर छोटे छोटे खाने जो होते हैं ना वो 5 होते हैं, किसी पेपर के अंदर 5 होते हैं, किसी पेपर में 10 भी होते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिग बॉक्स हाफ बॉक्स। देखिए ये हम बना रहे हैं ग्राफ अपने इस डेटा का, ठीक है, इस डेटा का हम ग्राफ बना रहे हैं। देखिएगा इस चीज को गौर से देखिएगा, जो मैंने बात की है एरिया की, इस चीज को देखिएगा। मैंने स्केल इस तरह से ड्रॉ किया कि मैं स्केल के अंदर इस तरह से अपने ग्राफ को डिफाइन करूं, और एक स्केल मेरा ये है। तो क्या ख्याल है, इसका एरिया कम होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा? ये नजर आ रहा है ना, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, डेटा सेम है। फर्क कहां पे आ रहा है, इसका स्केल आपने कम कर दिया है। जैसे मैंने कहा ना, 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 क्लास बाउंड्री, उसको हमने हाफ बिग बॉक्स कर दिया। हमने आधे बॉक्स के ऊपर एक क्लास बाउंड्री उठा ली, फिर आधे बॉक्स के ऊपर दूसरी क्लास बाउंड्री उठा ली। यहाँ पे हम एक बॉक्स पे क्लास बाउंड्री उठा रहे। ये भी ग्राफ है। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया डिफरेंट होगा, नजर आ रहा है ना, डेटा सेम है। अब क्या है, इसका स्केल अलग है, इसका स्केल अलग है, इसका स्केल अलग है। भाई एक स्टूडेंट पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा स्टूडेंट एक ही पेज पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ग्राफ पेपर को, 1 2 3 4, स्केल उसका कम हो जाएगा। एक स्टूडेंट एक पेपर को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस पे 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह छोटे छोटे ग्राफ बनाते हैं। तो क्या ख्याल है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन तो सेम है। नो, अगर हम इसकी लेंथ और विड्थ को देखते हैं तो इसका आंसर एरिया का कुछ और आएगा, इसका एरिया का आंसर कुछ और आएगा, इसका एरिया का आंसर कुछ और आएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम किसी रेक्टेंगल का एरिया उठाएंगे हिस्टोग्राम के अंदर, हम उसको लेट करेंगे कि जो भी उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है वही उसका एरिया है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी इसकी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 होगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके एरिया पे, इसके एरिया पे, इसके एरिया पे। अगर आप स्केल को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं ना, एरिया वही रहेगा। और अगर आप वो मैथ्स वाली टेक्निक यूज करते हैं यहाँ पर, लेंथ इनटू विड्थ, फिर इसका एरिया इससे डिफरेंट होगा, इसका एरिया इससे डिफरेंट होगा। डिफरेंट ग्राफ, डिफरेंट एरियाज। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं कर रहे, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था लॉजिक वहां से उठाएंगे, बट इसके फॉर्मूलाज अलग होंगे। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा है लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया डिफाइन करते हैं। ये मैथ्स नहीं, स्टैट्स है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया जो है वो स्टैट्स की फील्ड के रिस्पेक्ट से डिफाइन करेंगे। डेटा अगर हमारा सेम है तो सबका एरिया सेम होना चाहिए। अगर हम मैथ्स टेक्निक यूज करते हैं तो एरिया डिफरेंट आएगा, अगर हम स्टैट्स की टेक्निक यूज करते हैं तो एरिया सेम होगा। कि डेटा सेम है तो एरिया सेम होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं वहां पे आपको डिटेल से समझा दूंगा। हाँ यासिर अली, ग्राफ में हम जरूरी है कि अपना ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट करें। हम बीच में गैप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये गैप छोड़ दिया,
हमारा 9.5 है, ये 0 है, हमने गैप छोड़ दिया। हम 9.5 को 0 पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम गैप लाजमी दें। अगर अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 100 होती तो इसका क्या मतलब है, हम इसका मतलब है 100 बॉक्स ही छोड़ देंगे। हमारा पेज यहाँ से शुरू हो रहा है और हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे, दूसरा पेज खाली छोड़ देंगे, तीसरा पेज खाली छोड़ देंगे, चौथे पेज पे जाके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये हो गया नहीं, हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को जो है वो ग्राफ के ओरिजिन पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 100 आ गई, 1000 आ गई, तो उसका क्या मतलब है, हम पहले 10 पेज खाली छोड़ देंगे। 1000 कहाँ लोगे, मतलब अगर हम ओरिजिन पे 1000 नहीं लेते तो इसका मतलब 10 पेज खाली छोड़ के फिर जब उसका स्केल बनेगा 1000 जहां पे आएगा वहां पे स्टार्ट करेंगे ग्राफ को। 10 पेज पहले खाली छोड़े हैं क्योंकि वो 1000 वो आगे जाके आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राफ जब भी ड्रॉ किए जाते हैं हम फर्स्ट वैल्यू को ओरिजिन पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। देखो ओरिजिन क्या होता है, नॉट अ जीरो। ओरिजिन वो वाला पॉइंट होता है जहां से आपने अपना काम स्टार्ट करना, दैट इज ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स हम उसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा जीरो पॉइंट है, बट वो हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन की डेफिनेशन ये होती है कि हमने अपने जर्नी को, हमने अपने काम को, हमने अपने प्रॉब्लम को यहाँ से स्टार्ट करना है। वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओरिजिन। तो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1000 है तो हमारा यहाँ पे 1000 आएगा। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 9.5 है तो यहाँ पे 9.5 आएगा। अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। ओके, अभी तो बता दिया मैंने, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस यूज बता तो दिया, और कितना बताऊं। ये तो चलता रहेगा ना, बाकी भी हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, मैं वहां पे भी बताता रहूंगा आपको कि कहाँ पे हम क्लास लिमिट यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम क्लास बाउंड्री यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, और बाकी क्वेश्चन मैंने पढ़ दिए हैं, उनके आंसर तो खैर नहीं है क्योंकि आप पूछ रहे हैं सिलेबस कब खत्म होगा, आज जुम्मा है, आज जुम्मा पढ़ना है, क्लास नहीं, इनके कोई जवाब नहीं है ना मेरे पास। तो बाकी जो थे वो मैंने दे दिए, और अगर कोई रह गया है तो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देगा, मैं उसको वहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ओके जी, 1:07 हो, 7 मिनट हो गए, क्लास ऑफ करते हैं, जुम्मे का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह कल हमारा एमसीक्यूज डे है, कल हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।